डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि हम जो एयरफोर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आपको चीज़ें यूज़ करनी है और कैसे हम अपने क्वेश्चन को इजी कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है। जो हमारा सेट नंबर 4 आपका सेट होगा, तो 4 सेट में हमारे पास इन क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है कि ये आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन यानी आपके समाकलन से पूछा गया है और वो भी आपका इंडेफिनाइट अनिश्चित। तो देखा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ द लॉग एक्स अपॉन यानी लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स एंड डी एक्स, तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो हमारे पास आपने क्या करा कि लॉग एक्स को आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यानी मार्कर ले लिया और इसमें हमने लेट कर लिया कि लॉग एन एक्स आर इक्वल टू हमने टी लेट कर लिया। अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको पता है कि आपका 1 अपॉन एन एक्स और ये आपके पास एन डी एक्स आर इक्वल टू एन डी टी के इक्वल होगा। तब मेरे पास जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स को मैंने क्या लेट किया है टी, तो ये हो जाएगा टी एन स्क्वायर अपॉन यानी डी टी। क्यों? क्योंकि आपका 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स तो आपके किसके इक्वल हो चुका है बच्चे, डी टी के। जब डी टी के इक्वल हो गया, अब इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा आपका टी की पावर n3 अपॉन n3 और प्लस nc। अगर मैं वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो पुट करने पे यानी टी की पोजीशन पे मैं क्या करूँगा, लॉग nx का होल क्यूब n अपॉन n3 प्लस nc। ये इतना इजी आंसर आपका देख सकते हो कि आपका बी आपका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज द एवरेज एंड नंबर ऑफ द 50 नेचुरल नंबर्स। तो बिल्कुल ठीक है, यानी 50 नेचुरल नंबरों का अगर हम सम निकालें और सम को, तो सम जो होगा वो आपका होगा n इंटू नाउ n प्लस n1 एंड डिवाइड बाई n2। और हमें यानी क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हम डिवाइड भी उतने ही नंबर ऑफ टर्म से करेंगे, जिससे हमारे पास n ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये n प्लस n1 बाई n2। n की वैल्यूज आपकी 50 है, 50 यहाँ पुट करोगे तो आपको फर्स्ट 50 नेचुरल नंबरों का एवरेज आपको मिल जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड y आर इक्वल टू साइन की पावर x, साइन x की पावर n20, फाइंड द डिफरेंशिएट यानी दो डबल डिफरेंशिएट हमें करना है। चलो ठीक है, पहले हमने यानी जो हमारे पास फंक्शन था कि y इज इक्वल टू साइन x की पावर n20, तो हमने उसका वन टाइम डिफरेंशिएट किया dy अपॉन एन डी एक्स आर इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे नाउ एन कॉस एन एक्स की पावर n20 और उसके बाद x की पावर n20 का डिफरेंशिएट हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू एन एक्स की पावर 19। अगर मैं इस फंक्शन को, चलो ठीक है, मैंने कांस्टेंट को यहाँ पे राइट कर लिया कि 20 एन इंटू नाउ एक्स की पावर एन 19 और इंटू और ये आपके पास एन कॉस एन एक्स की पावर एन 20। अगर बच्चे मैं इसका डबल डिफरेंशिएट करता हूँ, डबल डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन, एक एक्स की पावर 19 और एक आपका एक्स की पावर यानी कॉस एक्स की पावर 20। तो जब हम इस पर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड अप्लाई करेंगे। चलो कांस्टेंट को एज इट मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे एक्स की पावर 19 को एज इट राइट कर लिया। कॉस एक्स की पावर एन 20 का मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जाएगा मेरे पास नेगेटिव एन साइन एन एक्स की पावर एन 20 और एक्स की पावर 20 का अगेन होगा तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू एक्स की पावर 19। आगे नेक्स्ट हमारे पास एन पॉजिटिव, वो इस बार हमने यानी कॉस की पावर एक्स 20 को एज इट राइट किया और उसके बाद हमने एक्स की पावर 19 का डिफरेंशिएट किया तो यानी 19 इंटू एक्स की पावर 18। चलो अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास एन 20 आउटसाइड आ जाएगा और ये 19 इंटू एन एक्स की पावर एन 18 और इंटू एन कॉस और एक्स की पावर एन 20। यहाँ आपका निगेटिव साइन है तो निगेटिव और उसके बाद एक्स की पावर 19 एक्स की पावर 19 तो 20 इंटू एक्स की पावर एन 38 इंटू एन साइन एन एक्स की पावर एन 20। आप देख सकते हो ये आंसर आपका ऑब्जेक्टिव में आपका प्रेजेंट होगा बच्चे। तो 19 यानी 20 19 एक्स की पावर 18 एंड कॉस और निगेटिव एन 20 और एक्स की पावर 38 इंटू साइन एक्स की पावर 20। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सर्किल एन 2x स्क्वायर प्लस एन 2y स्क्वायर आर इक्वल टू एन 3x एन माइनस एन 5y एन प्लस एन 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। बिल्कुल ठीक है, हमें यानी 2x स्क्वायर एन पॉजिटिव एन 2 एन वाई स्क्वायर, जो हमारा राइट हैंड साइड जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे पहले, और ये निगेटिव एन 3x और ये पॉजिटिव के 5y और ये निगेटिव एन 7 आर इक्वल टू 0।
सर्किल की इक्वेशन में हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपके पास सेम होते हैं, तो हमने इनमें कॉमन ले लिया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर एन प्लस 9 वाई स्क्वायर और निगेटिव एन 3 वाई एन 2x, और ये हमारे पास पॉजिटिव एन 5 वाई एन 2 इंटू एन वाई और निगेटिव एन 7 वाई एन 2 आर इक्वल टू 0। आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करता हूँ, यानी मेरे पास जो सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास यानी एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन 2 जी एक्स एन प्लस एन 2 एन एफ एन वाई एन प्लस एन सी आर इक्वल टू एन 0, ये हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन होती है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सेंटर के बारे में, सेंटर हमारे पास जो होता है वो निगेटिव एन जी है, निगेटिव एन एफ, ये हमारे पास सेंटर होता है। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हमें मिलेगा कितना बच्चे, और निगेटिव ऑलरेडी गिवन है, तो निगेटिव पॉजिटिव के आपके पास है 3/4 और निगेटिव, और ये निगेटिव के 5/4, ये आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा बच्चे। तो देख सकते हो निगेटिव 3 एंड ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन एन स्क्वायर रूट ए एक्स एन प्लस एन वी एन डी एक्स। तो डायरेक्ट अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा बच्चे ए एन एक्स एन प्लस एन वी की पावर 1/2 एन 3/2 और रेसिप्रोकल होके ये हमारे पास ए, और ये 3/2 रेसिप्रोकल होके हमें क्या देगा 3/2, तो ये 2/n3। देख सकते हो बच्चे राइट आंसर आपका कहां पर है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द कॉस एन अल्फा प्लस बीटा आर इक्वल टू एन 4/n5 और साइन अल्फा माइनस एन बीटा 5/n13, अल्फा बीटा लाई एंड बिटवीन द 0 एंड π/4, दैट इज मीन्स कि दोनों, यानी ये तो नहीं बट आपका π/4 जो है वो आपका एक एक्यूरेट एंगल है, यानी आपका न्यून कोण, और tan 2 अल्फा की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो पहली वाली क्वेश्चन से देखा जाए तो हम अगर cos एन अल्फा एन प्लस बीटा आर इक्वल टू एन 4/n5 हमें गिवन है, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस एन बीटा आर इक्वल टू एन कॉस इनवर्स एन 4/n5 फाइंड कर सकते हैं। सेम अगर ये हम लेके चलें तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस एन बीटा आर इक्वल टू, और ये हमारे पास एन साइन इनवर्स एन 5/n13। चलो अगर दोनों इक्वेशन, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसके इक्वेशन नंबर सेकंड लेता हूं, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो बीटा से बीटा यानी 2 एन अल्फा आर इक्वल टू, और ये मेरे पास आपके पास एन साइन इनवर्स एन 5/n13 प्लस एन कॉस एन इनवर्स एन 4/n5। अगर दोनों में मैं राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करूं तो मैं इसके अकॉर्डिंग लेके चल सकता हूं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/n13, तो ये मेरा 12 होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं tan को राइट करूं कि tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये मेरे पास एन 5/n12 एन पॉजिटिव, और इसके अकॉर्डिंग अगर राइट एंगल ट्रायंगल में लेके चलता हूं तो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, वो ये होता बच्चे आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मुझे मिल जाएगा, और इसके भी अकॉर्डिंग मेरे पास tan इनवर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपके पास ये जो कंडीशन आई है वो tan इनवर्स ए एन प्लस एन tan इनवर्स बी की, तो मैं इसे अप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड में 2 अल्फा आर इक्वल टू तो tan इनवर्स, और ये हो जाएगा बच्चे 5/n12 एन पॉजिटिव एन 3y एन 4 आर इक्वल टू एन 1 निगेटिव एन 5 3 15/n12 448, ये कंडीशन। तो 2 इसको tan इनवर्स को अगर लाऊं तो ये मेरे पास है n2 tan अल्फा आर इक्वल टू, इसे सोल्व करूंगा तो एलसीएम आ गया बच्चे 12, और 12 यानी 5 और 4 9, 9 5 यानी 14, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 40 यानी 33, तो ये आ जाएगा 48/n33। सिंप्लीफाई करूंगा 4 यानी 12 4 जा 48 और एंड 14 4 जा 56/n33, 56/33। तो देख सकते हो आपका बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट है और टिपिकली है। जो नॉर्मल की चीज़ें अगर देखो आप कनेक्ट करो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से तो आपको राइट आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx n + c = 0 एंड विद द रेशियो ऑफ द रूट एंड व्हाट इज द वैल्यू, यानी यहाँ पे आपका मिसिंग है कि रेशियो ऑफ द रूट जो है वो आपका r है। तो r का मतलब है कि अगर मैं सिंपल यहाँ पे ये कहूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इसके जो रूट है वो अल्फा और बीटा है तो बिल्कुल ठीक है कि रेशियो जो दिया हुआ है नहीं r = n अल्फा अपॉन n बीटा, ये हमें गिवन है बच्चे। क्लियर।
अगर देखा जाए यहाँ से हम यानी अल्फा एन प्लस एन बीटा आर इक्वल टू जो होगा वो आपके पास है नेगेटिव एन वी अपॉन ए होगा, क्लियर है। और अल्फा इंटू एन बीटा जो होगा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आपका सी अपॉन ए होगा। चलो अगर देखा जाए ये वैल्यूज हमें जो फाइंड करनी है वो यहाँ, तो ये वैल्यूज को अगर मैं देखूँ तो ये अल्फा अपॉन एन बीटा एन प्लस एन वन और ये हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन और अल्फा अपॉन एन बीटा। चलो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास एन अल्फा प्लस एन बीटा का और अपॉन एन बीटा स्क्वायर और ये होल स्क्वायर और ये सिंप्लीफाई हो क्या जाएगा आपका बीटा अपॉन अल्फा। तो ये कंडीशन आ जाएगी यानी बीटा से एक पावर कैंसिल, तो ये अल्फा प्लस एन बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यूज है वो आपके पास है निगेटिव वी, हाँ निगेटिव यानी वी, तो निगेटिव वी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यूज होगी वो है आपके पास एन सी अपॉन एन ए। प्रॉपर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास एन वी स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल कर लो ए स्क्वायर अपॉन एन सी, तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मेरा कैंसिल और ये आपका वी स्क्वायर अपॉन एन सी आपका राइट आंसर, तो वी स्क्वायर अपॉन सी, सी इज योर राइट आंसर। Question number 8. The distance between the point and A cos alpha and A sin alpha and A cos beta A का sin alpha। बिल्कुल ठीक है। अगर अल्फा इज इक्वल टू अगर मैं 0 डिग्री पुट करूँ और बीटा इज इक्वल टू मैं 90 डिग्री पुट करूँ तो नॉर्मल मेरे पास है ए इज इक्वल टू मैं 1 पुट करूँ तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट यानी ये मेरे पास x1 और ये मेरे पास y1, ये x2 और ये y2। प्रॉपर चाहे आप इनको डायरेक्ट यूज कर लो या इनका न्यूमेरिकल नंबर फॉर्म यूज कर लो, तो आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको आपका ये राइट आंसर यानी सी आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9. द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एंड नाउ x प्लस एंड y आर इक्वल टू 2 एंड द वर्टेक्स। तो ठीक है, हमें यानी जो वर्टेक्स हमें गिवन है नाउ x1 और y1, तो अगर हम यानी लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमें लेंथ निकालने हैं तो डायरेक्ट हम यूज करते हैं कि नाउ x1 अपॉन एंड x1 और माइनस एंड y1। x1 हमारा यहाँ पे क्या है बच्चे आपका n2 और x1 आपका 2 और y1 जो है वो नेगेटिव तो पॉजिटिव के 1 और आपका ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एंड 2/3 आपका राइट आंसर, स्क्वायर रूट एंड 2/3 सी। क्वेश्चन नंबर 10. एंगल एंड बिटवीन द टू कर्व वाई स्क्वायर आर इक्वल टू 4x एंड प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस 1। ये इक्वेशन ये जो आपका कर्व है वो आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे और ये आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस x। तो नॉर्मल अगर देखा जाए m1 m2 आपके पास यानी क्या आएगा आपका इक्वली आएंगे, तो नॉर्मल हमारे पास जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 11. द डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स एंड लॉग n3 (x/3)। अगर मैं इसे ओपन करूं बच्चे तो मेरे पास जो कंडीशन आएगी वो साइन इनवर्स और ये मेरे पापास बन जाएगा log n3 (x) और माइनस n1। अब देख लो यहाँ पे ऐसी कंडीशन कौन सी है जो इसको फुल्ली सेटिस्फाई कर सकती है, ये 1 और 9, क्योंकि 1 और 9 जो है 1 अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा, 0 माइनस 1 ये नेगेटिव 1 की वैल्यूज आ सकती है। आगे अगर मैं 9 पुट करता हूं तो 9 ये 3:3 यानी 3 बाहर आ जाएगा और 3 माइनस 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग भी हम चीजें यूज कर सकते हैं, यानी डी आपका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक इसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट n3 0 and 3 स्क्वायर रूट 2 2n विल बी। तो ठीक है, अगर हमारे पास जो हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है जनरल वो आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर और निगेटिव एंड वाई स्क्वायर अपॉन एन वी स्क्वायर आर इक्वल टू n1। अगर मान लो ये हमारा P1 है, P1 पॉइंट को अगर हम इसमें इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा 9 अपॉन एन ए स्क्वायर और ये तो 0 बन चुका है बच्चे आर इक्वल टू n1, तो ए स्क्वायर आर इक्वल टू 9 यानी ए इज इक्वल टू कितना मिला हमारे पास n3। क्लियर। आगे कंडीशन अगर हमारे पास दूसरा पॉइंट P2 है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपके हाइपरबोला यानी आपके पास अति परबल है, पर जब उपस्थित हैं तो उसको फुल्ली सेटिस्फाई भी करेंगे। तो ये पॉइंट अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 9 and 2 18 अपॉन एन ए स्क्वायर। क्लियर। ए स्क्वायर और ये हमारे पास आपके पास ठीक है ए स्क्वायर और ये कंडीशन आ जाएगी निगेटिव आपके पास n4 अपॉन एन वी स्क्वायर आर इक्वल टू n1।
ए की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 एन नेगेटिव एन 4 अपॉन एन वी स्क्वायर आर इक्वल टू एन 1, तो ये आ जाएगा 4 एन वी स्क्वायर आर इक्वल टू, और ये 2 एन माइनस एन 1 यानी 1, तो वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू एन 4। ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये मेरे पास यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यूज है 9 और निगेटिव, और वाई स्क्वायर अपॉन एन वी स्क्वायर की वैल्यूज है 4 आर इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो इसेंट्रिसिटी होगी आपके पास किसकी, हाइपरबोला की, 1 एन प्लस वी स्क्वायर एन 4 अपॉन एन 9, तो इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 9 4 एन 13 और अपॉन एन 3, तो ये स्क्वायर रूट एन 13 अपॉन एन 3 आपका राइट आंसर होगा। देख सकते हो, वी इज योर राइट आंसर। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन होगी तो एंगल जो बनेंगे वो हमारे पास जो बनेंगे बच्चे 90 डिग्री एंड 0 और 90 डिग्री, यानी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो ये हमारे पास वी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ द 2 tan इनवर्स एंड 1/3। 2 tan इनवर्स 1/3, तो नॉर्मल अगर देखा जाए इसे हम प्रॉपर्टीज को ओपन करें तो tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 2 और मल्टीप्लाई एन 1 बाई एन 3 अपॉन एन 1 माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास कितना बच्चे, tan स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स साइन के रेस्पेक्ट में या tan के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास आ जाएगा n2x अपॉन एन ये एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एन 9 आर इक्वल टू ये आ जाएगा 2 अपॉन एन 3, और ये कंडीशन नाउ 8 बाई 9, तो 9 बाई एन 8, 3 से 3 एंड 2 एंड 4 4 बाई 3, tan इनवर्स 4/3, सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 था डेरिवेटिव्स ऑफ एंड मोड एक्स एट एक्स आर इक्वल टू 0, तो ठीक है, लिमिट एंड नाउ मोड लिमिट एक्स टेंड्स टू एंड 0 एंड मोड एक्स आर इक्वल टू, हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो ये आपके पास है नॉट इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और आपके राइट हैंड लिमिट डज यानी आपके पास इक्वल नहीं होंगे। जब इक्वल नहीं आएंगे तो ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, देन फाइंड एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो नॉर्मल अगर देखा जाए बच्चे, अगर हम सिंगल टाइम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन एंड डी एक्स आर इक्वल टू 10x का हमारे पास हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स। चलो ठीक है, डबल अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई एंड डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास एन 2 एंड सेक एंड एक्स, सेक एक्स का होगा तो सेक एक्स इंटू 10x और सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, तो देख सकते हो बच्चे कहाँ 2 सेक स्क्वायर एक्स, ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एंड स्क्वायर रूट एंड 1 माइनस एक्स क्यूब एंड डी एक्स आर इक्वल टू ए लॉग एक्स। तो बिल्कुल ठीक है, ये जो कंडीशन हमारे पास लगी है तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, बी तो हमारा सी, और ये जो आंसर होगा यानी निगेटिव के 1/3, क्योंकि जब हम सिंप्लीफाई यानी इसको अगर हम स्क्वायर रूट यानी जो आपका 1 माइनस एन एक्स क्यूब अगर टी लेट करे तो सारी कंडीशन ऑटोमेटिकली आपकी यानी ओपन होती चली जाएगी बच्चे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, सोल्व एंड डी अपॉन टेन इनवर्स एंड कोट एक्स। तो ये जो हमें गिवन है कि डी अपॉन एंड डी एक्स और ये टेन एंड इनवर्स और ये हमारा कोट एक्स, तो चलो ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसके हम वन लेट कर लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि कोट जो होता है वो आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हो गया एक्स, परपेंडिकुलर हो गया आपका 1, तो ये हमारे पास मिला 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, वो डी अपॉन एन डी एक्स, अगर हम यहाँ पे टेन इनवर्स और इसके अकॉर्डिंग टेन को ही राइट करें तो टेन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एन एक्स, तो ये सिंप्लीफाई, तो नॉर्मल आपका 1 अपॉन एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आपका राइट आंसर, या ये एक्स की पावर -1, तो -1, तो नॉर्मल हमारे पास आएगा -1 और एक्स की पावर डिफरेंशिएट, तो 1 अपॉन एक्स यानी 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन 0 to पाई एंड साइन एक्स। तो ठीक है, मोड लगा हुआ है, तो ये चीज़ अगर देखा जाए तो नॉर्मल हमारे 0 to n पाई और साइन एक्स, तो एक बार हम साइन एक्स में यूज़ करेंगे और डी एक्स और निगेटिव, और ये 0 to n पाई और ये आपके पास है साइन एक्स, तो इसको यूज़ करेंगे तो निगेटिव के कॉस एक्स, निगेटिव
तो निगेटिव के ये हमारे पास आएगा cos x एंड 0 2 पाई, और ये निगेटिव ये भी हमारे पास आएगा बच्चे निगेटिव के एंड cos एंड x और 0 2 पाई। तो ये कंडीशन हमारे पास पाई की वैल्यू निगेटिव, तो ये निगेटिव के 1 और 0 में निगेटिव 1 और ये हमारे पास आ जाएगा निगेटिव 1 निगेटिव। तो नॉर्मल कंडीशन आपके पास निगेटिव और ये पॉजिटिव, फाइनल आंसर आपका 0। क्वेश्चन नंबर 20, द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द 9x नेगेटिव एन 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस एन 2 प्लस एन 3 की पावर एन 5 आर इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 एन एक्स की पावर एन 2 और ये निगेटिव और 3 की पावर 2 9 4 एन 36 और इन 2 एन 3 की पावर x और प्लस और 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 यानी 9 81 और 243। तो 243 अगर देखा जाए ये जो हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये आपके पास सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी 243 के अगर मैं तो 3 एंड 8 1 और 3 27 और 3 9 और 3 3 और 3, तो 3 3 9 9 टू 27 27 और 9 तो 27 और 9 36, ठीक है। तो मेरे पास जो नंबर बनेंगे वो निगेटिव के 27 और निगेटिव के n3। फर्स्ट स्टेप मेरा ये हो गया, सेकंड स्टेप होता है साइन चेंज। तो ये वैल्यू ये जो वैल्यूज़ मिली है मुझे 3 की पावर x एक एक करके पुट करूंगा तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n3, तो x आर इक्वल टू कितना मिला आपका 3। एक बार इसको 3 की पावर x आर इक्वल टू 9, तो 9 अगर 9 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2 तो x आर इक्वल टू कितना मिला 2, तो 2 एंड 3 बी आपका राइट आंसर। 21 द नंबर ऑफ द डिफरेंट द परमुटेशन ऑफ द वर्ड बनाना। तो बनाना में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द लेटर जो है वो आपके पास है 6, और ये क्वेश्चन आपका पीएलसी यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय में से लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं जहाँ पे हमारा सिलेक्शन और अरेंजमेंट किया जाता है। तो 6, बट यहाँ पे ए की जो है वो 3 टाइम रिपीटेशन हो रही है और एन की आपकी 2 टाइम, तो जितनी रिपीटेशन हो रही है उनको हम राइट कर देंगे डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई एन 5 मल्टीप्लाई एन 4 3 आपका और 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 से ये गया आपका 3 टाइम्स एन 3 4 जो 12 और 12 5 एन 60 आपका राइट आंसर। तो वी 22 एंड इफ ए ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2/2 है और ये भी आपके पास 2/2 है, इसका मतलब इन्होंने दे रखा है ए स्क्वायर आर इक्वल टू वी, बिल्कुल ठीक है। ए की ए से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे और ये जब इनके ऑर्डर सेम है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंटों के कंपैरिजन करोगे और अल्फा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है बच्चे। तो ये निकाल सकते हो, इसमें आपका वी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल एंड कॉन्सेंट्रिक एंड विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव एंड 4x नेगेटिव एंड 6 नेगेटिव 3 इक्वल टू 0 एंड विच एंड टच द वाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। वाई एक्सिस में अगर देखा जाए हमारे पास जो इक्वेशन है वाई एक्स में 2 इंटू एंड 3 इंटू एंड वाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो एच है वो आपके पास कितना है बच्चे 3, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और निगेटिव, और ये हमारे पास बी आपका राइट आंसर क्योंकि एच का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द लिमिट एक्स टेंड्स टू एंड साइन एक्स नेगेटिव एंड टेन एक्स अपॉन एक्स। अगर बच्चे मैं लिमिट की वैल्यूज को पुट करता हूं तो मेरे पास है 0 अपॉन एन 0 जो एक इंडिटरमिनेट वैल्यूज है, और जब इंडिटरमिनेट वैल्यूज आती है तब मैं लिमिट का प्रयोग नहीं करूंगा। तो नॉर्मल अब मैं क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई, तो साइन एक्स का हो गया बच्चे आपका कॉस एक्स, लिमिट को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया, और ये टेन एक्स का होगा एन सेक एन स्क्वायर एन एक्स अपॉन और 1। लिमिट की वैल्यूज अब मैं पुट करूं तो ये 1 और ये आपके पास 1 यानी 1 माइनस एन 1 अपॉन एन 1, तो 0 अपॉन 1, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 4 का। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज हमें निकालनी है, तो चलो ठीक है। ये हमारे पास एन वाई इज इक्वल टू हमने क्या करा मॉड एन एक्स अपॉन एन एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो सारी कंडीशन जो भी चीज़ें होंगी वाई के रेस्पेक्ट में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन होगा वो आपके पास देखो क्या हुआ, नेगेटिव एन 1 को छोड़ के, यानी आपके पास रेंज जो होगी वो सी आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं बार बार वही कहूँगा कि जो चीज़ें आपकी बेसिक हैं टॉपिक में उन्हें थोड़ा रिवाइज कीजिए,
और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि बेसिक थ्योरी यानी बेसिक कॉन्सेप्टों से हम आपके क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है, जय हिंद, गुड लक। जय हिंद बच्चों जैसे कि अभी आपके 3 सेट हो गए और आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चौथा सेट। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसकी वीमा पूछी गई है, तो इसकी वीमा के लिए एक फार्मूला अप्लाई होता है, E = ½ kT। तो इसमें जो K है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर, T जो है तापमान है, ठीक है, और ये ऊर्जा एनर्जी होती है। बाकी अगर मैं K की डायमेंशन फाइंड करनी है तो एनर्जी यानी कि जो वर्क की डायमेंशन होती है, और T जो है ये तापमान है यानी टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A। तो ये किससे मैच करेगा, A-1 लगा दीजिए, पावर -1, ठीक है। तो ये हमारा मैच करेगा ऑप्शन नंबर, ये सी ऑप्शन को मैच करेगा। हाँ, अब देखो इसमें ये गिवन है कि अगर विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो, ठीक है, तो हमें बताना है कि वस्तु जो है इनमें से कौन सा मैच करेगा। तो पहले हम जो गिवन कंडीशन है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन हो गया x प्रोपोर्शनल टू t², यानी कि स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको इक्वल के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ये बन गया रिलेशन। अब आते हैं, देखो इसमें एक तो आपको वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन। तो हम पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, वेग फाइंड कर लेते हैं, dx/dt। तो ये हो जाएगा हमारा 2kT। अब देखो इसमें एक ऑप्शन है समान वेग, है ना, तो वेग तो समान नहीं है क्योंकि इसमें t आ रहा है, तो टाइम के साथ, समय के साथ वेग बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन त्वरण dv/dt, तो ये हो जाएगा 2k। हाँ, तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम नहीं आएगा, ये टाइम नहीं आएगा, ये हो जाएगा 2kT। तो इसमें जो एक्सेलरेशन त्वरण है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, समय के साथ बदल नहीं रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, इसकी बीमा पूछी हुई है। तो कोणीय संवेग जो होता है ये I ओमेगा, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग, इसका एक फार्मूला और भी होता है, mvr, r इज द लेंथ के जो रेडियस के है, मतलब जो डिस्टेंस है ये। तो अब हम इसमें इनके डायमेंशन रख देते हैं, देखिए v की डायमेंशन और ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमारा बी से, ये आंसर है। हाँ, एक वायर है, उसका तार है, 4 ओम उसका प्रतिरोध दे रखा है, उसको हमने एक सर्कल की फॉर्म में मोड़ दिया। देखिए ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध हमें दे रखा है। अब हमने इसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, है ना। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसका जो डायमीटर है, व्यास, इसको सिरों के मध्य प्रतिरोध पूछा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें हमारा जो कंसेप्ट लगेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, आधी लंबाई तो ऊपर है, आधी लंबाई नीचे है। तो हम इसको यूँ समझेंगे कि ये डायग्राम हमारा इस तरह का बन जाएगा, मतलब इसको आपको इस तरह सोचना है कि ये डायग्राम ये है, ठीक है। तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर हो गया, इसका हाफ कर लीजिए और हाफ ही हो गया, ठीक है। अब ये बस, अब ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर है, समांतर क्रम में है, तो उसमें आपको 1/2 + 1/2 करना है, या फिर दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम कर देना है। या फिर सिंपल सा है, अगर दो रेजिस्टेंस सेम होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो रिजल्ट हाफ होता है, तो 1 हमारा आंसर हो गया। और वैसे भी देखो, अगर आपको कभी भी कोई वायर दे रखा हो और उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड किया जाता है
और डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स पे पूछा जाता है तो इसको अपॉन 4 कर दिया करो, अपॉन 4, वो आंसर होता है। ये इसका शॉर्ट मेथड है। ओके, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। और काफ़ी एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, पैसेंजर, देखिए अगर चलती बस पर, अगर हाँ चलती बस के अचानक रुकने पर, अगर कोई बस ठीक है चल रही हो, अचानक रुक जाए, तो उसमें बैठा यात्री जो आगे को गिरता है, तो इसका कारण जो होता है वो होता है जड़त। और जड़त का जो नियम होता है वो न्यूटन का पहला नियम कहलाता है, तो यानी कि इनर्शिया। तो ठीक है, तो ये तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें आंसर हमारा ये हो जाएगा। हाँ, देखो इनमें से किसमें सॉफ्ट आयरन यानी कि है ना नम्र लोहा यूज होता है, और ये सिंपल है, थियोरेटिकल है, तो इसका आंसर हो गया टेलीफोन रिसीवर। नेक्स्ट, हाँ कैपलर, ठीक है, कैपलर ने, अच्छा ये इसमें पूछा हुआ गया है कि कैपलर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैपलर प्लैनेट्स ट्रेवल इन ऑर्बिट विच आर, तो ये हाइपोथेटिकल, ठीक है, इलिप्टिकल होता है। हाँ, तो इलिप्टिकल होता है द्विवृत्ताकार। पानी जमने के साथ ही पानी का तापमान, अब होता क्या, देखो इसमें जो, ठीक है, इसमें जो है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तापमान परिवर्तित नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा वाला कंसेप्ट यूज होता है इसमें। तो हमारा आंसर है डज नॉट चेंज। हाँ, प्रकाश की जो वेग है उसकी तुलना में रेडियो जो वेव होती हैं, तरंगे होती हैं, उनकी वेलोसिटी के बारे में पूछा हुआ है कि क्या मतलब क्या रिलेशन होता है ग्रेटर स्मॉलर, तो सेम होता है, सेम होती है, ठीक है, सेम होता है। डायनामो, देखो डायनामो जो मेनली कन्वर्ट करता है एक तरह से वो एनर्जी कन्वर्टर है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। बाकी अगर उसमें पेट्रोल डीजल या कुछ भी यूज़ हो रहा है तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है, तो ये आपका कन्वर्टर ऑफ एनर्जी हो गया ये। हाँ, वॉशिंग मशीन, इसका जो सिद्धांत है वो है अपकेंद्र, ठीक है, अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, ये इसका आंसर है। फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर, यस, तो दृष्टि क्षेत्र अधिकतम इन सब मिरर में होता है कॉन्वेक्स मिरर का, यानी कि उत्तल दर्पण का सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र होता है। ये हमारा आंसर हो गया सी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो जड़त आघूर्ण जो होता है, वैसे तो अगर हम 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बोलें तो ये स्केलर में आता है, बट अगर आपको ये गिवन होगा ऑप्शन में टेंसर होगा तो उस केस में हमारा आंसर डी हो जाता है। हाँ, अगर ये टेंसर ऑप्शन नहीं गिवन है तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखे हैं जिनमें कि टेंसर ऑप्शन नहीं था, तो हमें फिर स्केलर आंसर देना है, अदरवाइज ये टेंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो टेंसर गिवन है प्रदेश, तुम्हारा आंसर डी हो गया, ये ना होता फिर स्केलर आंसर होता है। हाँ, इनमें से पूछा हुआ है कि एक प्रिज्म में अधिकतम विचलन होता है। देखो कोई भी प्रकाश जो होता है, जैसे व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, जब किसी प्रिज्म से अपवर्तित होता है, उससे गुजरता है, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उसमें जो सबसे अधिक रंग, जो जिस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, वो हमारे जो गिवन ऑप्शन है, वैसे तो बैंगनी होता है, वायलेट होता है, लेकिन जो गिवन ऑप्शन है तो वो ब्लू हो जाता है इसमें, क्योंकि वायलेट हमें गिवन नहीं है, बैंगनी। तो उसके बाद VI, ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, VIB, तो ब्लू हो जाएगा जो गिवन ऑप्शन है। वैसे इस ऑर्डर में होता है। सबसे ज़्यादा जो है इसमें वायलेट होगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, लेकिन जो हमें ऑप्शन में ये दोनों नहीं है तो उस केस में हम इसको आंसर देंगे फिर। हाँ, यस, तो प्रकाश की गति सबसे अधिक इनमें से किस में होती है, तो निर्वात, निर्वात में सबसे अधिक होती है, वैक्यूम। हाँ, इसमें ये पूछा गया है कि तापमान, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस, बट ये ऑप्शन गिवन नहीं है। हमारे ऑप्शन जो है फ़ारेनहाइट में गिवन है, तो अब आप इस वाले फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए।
तो इसमें आप सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एफ की वैल्यू हमारी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी बतानी है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। करंट तो खैर स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, ये भी। लोहे की सुई पानी के सतह पर तैरती है, तो यहाँ पे जो उसका जो वेट होता है, ठीक है, ये बैलेंस करता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सरफेस टेंशन, क्योंकि उसका वेट डाउनवर्ड है, तो सरफेस टेंशन ये जो है इसके वेट को बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट, हाँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम इज गिवन, ठीक है। देखो इसमें हमें जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ गिवन है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ओके। और बाकी क्या गिवन है हमें, हमें वर्क फंक्शन फाइंड करना है, कार्यफलन, ठीक है। तो कार्यफलन फाइंड करना है हमें, तो कार्यफलन के लिए hc/λ इसको यूज करेंगे, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा 5 × 10⁻⁻7, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। और वैसे इसका मैंने आपको इससे पहले एक सेट में क्वेश्चन आया था, उसमें एक मेथड बताया था कि आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी इक्वल 12,375 अपॉन लैम्डा को आप एंगस्ट्रॉम में ले लीजिए, लैम्डा जो है एंगस्ट्रॉम में ले लीजिए, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आपको, फिर इंटू इसको 1.6 × 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये इससे इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये भी एक मेथड बताया था आपको, तो इससे भी कर सकते हैं इसको, अदरवाइज ये वैल्यू पुट कर देंगे। प्लैंक नियतांक, ठीक है। प्लैंक नियतांक की इसमें पूछी भी है कि ये किसके इक्वल होता है, इनमें से डायमेंशन किसके इक्वल होती है, ठीक है। तो अभी देखो प्लैंक कांस्टेंट, यस, E = hν। तो इसमें जो न्यू होती है आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, h, ठीक है। जो h लिखा हुआ है प्लैंक कांस्टेंट होता है, बाकी एनर्जी है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि, ठीक है, इस तरह से हम देखें इसके जो ये प्लैंक कांस्टेंट जो होता है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यू। अब इसमें इसको हम ये भी बोल सकते हैं न्यू, ठीक है। अच्छा, ये तो एनर्जी हो गया। बाकी देखो अब 1/T, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ठीक है, वो सॉरी वो 1/फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम समय। तो हमारा आंसर हो गया एनर्जी इनटू डिस्टेंस, ये आंसर हो गया। तो इसकी डायमेंशन होती है इसकी, चाहे बीमा कह दीजिए, यस। हाँ, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें बताना है कि कौन इन तीनों में एक डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम इनकी डायमेंशन पुट करेंगे, इसकी डायमेंशन भी टी होती है टाइम के इक्वल, इसकी भी टी के इक्वल होती है, और इसकी भी पी के इक्वल होती है। तो ये आपको वैसे भी रट लेना है, क्योंकि वैसे एग्जाम में ज़रूर टाइम लग जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इन तीनों की डायमेंशन टाइम की डायमेंशन होती है, बस ये डिफरेंट होता है, ये आंसर है। ये पूछा था इनमें कौन डिफरेंट है, भिन्न है फ्रॉम रेस्ट, तो इनमें से कौन अलग होगा। बर्नौली, ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत जो है, ठीक है, तो किसके संरक्षण पर आधारित है। देखो बर्नौलीज थ्योरम जो है ये बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। अच्छा, अब आपका 23 क्वेश्चन है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में पूछा गया है कि क्या चेंज नहीं होता है, ठीक है, नो हीट एक्सचेंज, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यस, ये आंसर है। ये जो है सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती है।
सरफेस टेंशन, ठीक है। तो देखो सरफेस टेंशन जो होता है ये फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, बस। तो फोर्स की डायमेंशन तो सॉरी यूनिट पूछा हुआ है, यूनिट पूछी हुई है, तो ये हो जाएगी तो न्यूटन पर मीटर। योर आंसर इज बी। हाँ 25 देखेंगे आप। इसमें एक नेटवर्क दे रखा है, इसमें आपके रेजिस्टेंस गिवन है और ये पूछा गया कि बताइए कि इनका रिजल्टेंट, और पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, एम एन पॉइंट है, इनके बिटवीन रिजल्टेंट पूछा हुआ है। देखो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट इसमें फ्लो होगी। इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है। तो 3 और 3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब आपका हो जाएगा 6, इस तरह से, ठीक है। अब हमारे साथ ये हो जाएगा, और फिर जो करंट इसमें फ्लो होती है वही करंट इसमें फ्लो होती है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट करेंगे आप, ये भी हो गया 6। तो अब आपका डायग्राम इस तरह से आएगा, यानी कि अब आपका डायग्राम जो हो जाएगा इस तरह समझिए आप ये। तो अब ये नहीं, ये हमने सॉल्व कर दिया है और सॉल्व करके हमारा ये नहीं आएगा। इसको आप इस तरह विजुलाइज करेंगे, सोचेंगे कि ये फिगर हमारी इस तरह से हो गई, ठीक है। अच्छा हाँ, अब इसमें लगेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु का कंसेप्ट लगेगा। तो ये PQRS है ना, तो 6/3, 6/3, तो ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो उस केस में ये जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उस केस में ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। तो भले ही वो फिजिकली वहाँ पे ठीक है कनेक्टेड है, बट इलेक्ट्रिकली एब्सेंट है ये। तो अब आप इसको इस तरह विजुलाइज करेंगे, अब हमारे सर्किट का पार्ट नहीं है, ये समझिए आप, ये इस तरह से है ये, बस। अब देखो जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट इसमें फ्लो होगी, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट 9 ओम हो गया और इन दोनों का रिजल्टेंट भी 6 और 3 9 ओम, बस। तो अब ये दोनों ठीक है पैरेलल में हो गए, समांतर क्रम में हो गए, और समांतर क्रम में अगर दोनों सेम है तो रिजल्ट क्या होता है, हाफ होता है। तो इस तरह से आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा Mn, ठीक है, 4.5 ओम। बहुत सिंपल है, बस इसमें आपको देखना था इस नेटवर्क को। ऐसे क्वेश्चन में जनरली व्हीटस्टोन सेतु का कंसेप्ट बनता है, ठीक है। तो ये आप जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि ये व्हीटस्टोन सेतु है। तो आंसर ये है। तो बच्चों इस तरह से 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके, और बाकी नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और अगला पेपर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, स्पॉटिंग एरर है। टू अटेन हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन हिज कॉलेज, सुनील वर्कड हार्ड सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। पहली बात, यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल जो है वो टाइम दिखाने के लिए डेफिनेटली किया जाता है और पास्ट टाइम के साथ ही किया जाता है, लेकिन इसके साथ हम इस तरह से किसी कोरिलेटिव को यूज़ नहीं करते। अच्छा, कोरिलेटिव का इस्तेमाल जब इस तरह से किया जाए तो बेटा यहाँ पर आप सिंस का प्रयोग गलत मान लिया जाता है। हम कहते हैं फ्रॉम के साथ आप टू के प्रयोग करते हैं, ठीक। यहाँ टू की जगह टिल भी हो सकता है और टिल के स्थान पर यहाँ पर अनटिल भी हो सकता है ना। फ्रॉम जो है वो आपको स्टार्ट टाइम दिखाता है और टिल जो है वो वहाँ पर आपको एंड टाइम दिखाएगा, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू दिस बेटा ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो गया। इट शुडंट बी सिंस मॉर्निंग टिल नाइट, ये क्या होना चाहिए था आपका, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। चलिए अगला सवाल हम जो है वो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, although the two sisters are twin, they look somewhat dash। ना although हमेशा कंट्रास्ट आपके सोच में है, विचार में है, वो दिखाने के लिए यूज होता है। वो कह रहे हैं भाई इस भले ही इसके बावजूद कि दोनों बहनें जो है वो ट्विन्स है, दे लुक, वो दिखती है, कैसी दिखती है बेटा, ये तो अंडरस्टूड है कि क्योंकि ट्विन्स है तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि भाई कि वो सिमिलर ही दिखते हैं ना। ये हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ट्विन्स होने के बावजूद भी वो कुछ अलग दिखते हैं, सो दे लुक समवॉट डिफरेंट। चलिए, सो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, वो कह रहा है आपने आर्टिकल भरना, शी इज डैश ऑनर टू हर कंट्री ना। यहाँ पर आपको पता है ऑनर को जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो बेटा यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट होता है, मुझे की आवाज आती है, ठीक, वाउल साउंड है, एंड देयरफॉर एन ऑनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, you will be late if you do not leave now this is sentence improvement, the underline portion जो आपको दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो आपको इसको बदल दीजिए। वो कह रहा है you will be late if you do not leave now। अगर देखते ही आपको समझ में आ गया कंडीशनल है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज बेटा जिस क्लॉज में सेंटेंस के जिस हिस्से में इफ होता है वो कभी प्रिंसिपल हो ही नहीं सकती, यानी कि ये सबऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि इसको अपने अर्थ के लिए डिपेंड करना पड़ेगा सेंटेंस के दूसरे हिस्से पर। तो बेटा भाई ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो हम कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट विल में है तो बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होनी चाहिए, और बिल्कुल सही है, देयरफॉर देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए इसे, टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, एक ऐसा व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश करे। अच्छा, मेडिकेट का मतलब होता है टू ट्राई यूजिंग अ ड्रग टू क्योर सम डिजीज। भाई बीमारी को क्योर करने के लिए अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिकेट होता है। मेडल का मतलब होता है बेटा हस्तक्षेप, बीच में पड़ जाना, ठीक। अब वो जरूरी नहीं वो झगड़ा सुलझाने के लिए भी हो सकता है, झगड़ा बढ़ाने के लिए भी किया जा सके, बट उसे मेडल कहते हैं। दूसरों के काम में टांग अड़ाना, ये भी मेडल हो सकता है ना। मेडिटेट सबको पता है, मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान लगाना। यहाँ ध्यान लगाने की बात नहीं हो रही, और मेरे पास ऑप्शन बचा बी का मतलब है मीडिएट का मतलब होता है कि भाई जब आप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में किसी तरह का मतभेद जो है वो सुलझाने की कोशिश करें। सो बी मेरा आंसर हो जाता है। सातवां देख लीजिए, द बॉय लाव्ड एट द लेम मैन। ओके, यहाँ पर लेम से मेरा मतलब है बेटा क्रिपल्ड, ठीक है, वो अपाहिज व्यक्ति थे। द बॉय लाव्ड एट द लेम मैन, ईडी फॉर्म का यूज हुआ है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब व्हिच मींस दिस इज डेफिनेटली ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस में है। इससे पहले अब आप सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे व्हिच मींस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको वॉइस चेंज करनी है बेटा। इस सेकंड यहाँ पर वॉइस चेंज करने के लिए अब आप क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को जब आप चेंज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव है तो डेफिनेटली वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगने वाली है। बिल्कुल सही। अब सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए बेटा, कौन हंसा, लड़का हंसा, इसीलिए लड़का सब्जेक्ट है। किसके ऊपर हंसा, वो मैन, क्रिपल्ड मैन जो थे उनके ऊपर हंसा, देयरफॉर ये मेरे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तुरंत बदल दीजिए इसे। सो द लेम मैन वाज लाव्ड एट। अब नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ये एट जो है ये फिक्स प्रेपोजिशन है जो लाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, यानी कि हर जगह जहां भी इसका प्रयोग किया जाए लाव के साथ एट ही यूज किया जाए। और मुझे ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है जो है आपका बी। एंड चेक कर लीजिए इसको, द लेम मैन वाज लाव्ड एट बाय द बॉय। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए, सो द वर्ड इज कॉलमनी। ओके, ना कॉलमनी का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में देख, क्यों उसको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, डिसरेप्यूट करने के लिए, यानी कि आप उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने के लिए अगर आप किसी वर्ड शब्दों का प्रयोग करते, दिस इज कॉल्ड कॉलमनी। ओके, हेजिटेटिंगली का मतलब होता है बेटा, हेजिटेटिंगली मीन्स हिचकिचाते हुए, बिल्कुल नहीं है इसका एंटोनिम। फिर है कह रहे हैं आप यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है तारीफों की पुल बांध देना, अ लॉन्ग स्पीच ऑफ प्रेज। एंड द नेक्स्ट इज सी इज एंजॉयमेंट, डी इज लेजीनेस। तो बेटा या इससे मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट, वर्ड्स यूज्ड, मीनिंग लिख लीजिए, वर्ड्स यूज्ड टू डिसरिस्पेक्ट, देन डेफिनेटली इसका ऑपोजिट जो हो जाता है बेटा वो यूलॉजी हो जाएगा। Therefore, this is the answer. Next question देखिए, वो बोल रहा है find the synonym of alacrity. Okay, alacrity का मतलब होता है तत्परता, किसी काम को करने की उत्सुकता, eagerness। चलिए ना इसका synonym ढूंढने की कोशिश करें बेटा, साफ दिख गया मुझे, B is eagerness, so B is my answer. Next सवाल देखिए यहाँ पर, the monitor takes care dash the class dash the absence of the teacher. So the monitor take, अच्छा आपने ये जो फ्रेज है ये बहुत अच्छे से सुनी है, ये फ्रेज है to take care of someone,
to take care of someone. And what is the meaning of to take care of someone? तो बेटा to take care of someone का meaning होता है किसी की तरफ किसी की देखभाल करना, to look after somebody. अगला देखिए वो बोल रहा है टेक केयर. अब समझ में आ गया डेफिनेटली आपको यहाँ ऑफ होना चाहिए. तो बेटा ऑफ मेरे पास दो ऑप्शन में है, एक तो बी है दूसरा ए. इसका मतलब ए और सी यहाँ पर कैंसिल हो जाते, आगे ए और डी सॉरी कैंसिल हो जाते. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो है आपके पास दोनों में जो अगला जो ब्लैंक है उसके लिए ऑप्शंस मिल रही है आपको इन और फॉर. तो आपको चेक करना पड़ेगा द क्लास डैश द एब्सेंस ऑफ द टीचर. ना इसके साथ जो हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो हम कहते हैं भाई इन समवन्स एब्सेंस, किसी की गैर मौजूदगी गैर हाजिरी में. और आप प्रीपोजिशन आप देख लीजिए या इन का प्रयोग करें, इसीलिए आंसर जो है वो मेरा बी हो जाता है. अगला देखिएगा आप, हैड यू बीन प्रेजेंट यू डैश द म्यूजिक वेरी मच. ओके, इस तरह की सेंटेंस जो है बेटा ये आपको दिखने में बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर पैटर्न जो है वो आप ध्यान से देखेंगे इसको तो मैं आपको बता देती हूँ. हैड यू बीन प्रेजेंट, आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, सब्जेक्ट फिर आई है और फिर आप मेन वर्ब लगा रहे हैं विच इज प्रेजेंट. इसको ध्यान से देखिएगा. हम कह रहे हैं ये आपकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है और थर्ड कंडीशनल ये कहती है कि ये पास्ट की ऐसी सिचुएशन, याद रखिएगा थर्ड कंडीशनल हमेशा पास्ट एक्सप्रेस करता है और ये ऐसा सिचुएशन दिखाता है पास्ट का जो कभी भी हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्शन नहीं हुआ इसीलिए इफेक्ट भी नहीं हुआ. ठीक है, हम कहते हैं कॉज नहीं हुआ इसीलिए इफेक्ट पास्ट में कभी नहीं हुआ. तो लिखने का तरीका ये है, हम कह रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपकी फ्यूचर परफेक्ट में है, यानी याद रखिएगा विल हैव नहीं वुड हैव का प्रयोग होगा. कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा. तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए, क्योंकि पास्ट है इसीलिए यहाँ पर विल का पास्ट इक्विवेलेंट ही आ रहा है. पास्ट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए. अब इसको लिखने का बेटा एक तरीका होता है. हम कहते हैं अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि इफ वाली जो क्लॉज है उसमें अगर आप इफ का प्रयोग ना करना चाहें तो बेटा इस इफ की जगह फिर आपको पार्शियल इन्वर्जन लगानी पड़ती है. तो पार्शियल इन्वर्जन का अर्थ क्या है, एडवर्ब्स में आपने पढ़ा होगा. हम कहते हैं वैसे तो सेंटेंस जब आप बनाए आप सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में लगाए. ठीक, यहाँ अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब भी लगी है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड देन आपकी मेन वर्ब आती है असर्टिव, या आप कह लें एफर्मेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव में भी. ठीक, सो असर्टिव में सेंटेंस बनाने का तरीका ये होता है, सवाल जब डेफिनेटली जो सेंटेंस है वो आपकी इंटेरोगेटिव हो जाए तो वर्ब पहले आती है और फिर सब्जेक्ट आती है. और हम कहते हैं अगर ये वाला पैटर्न जो कि क्वेश्चन बनाने में लगता है वो अगर असर्टिव सेंटेंसेस बनाने में लगने लगे तो इसको आप कह देते हैं इन्वर्जन. यानी कि जो रूल था पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब उसका ठीक उल्टा आपने इन्वर्ट करना है, उसको ठीक उल्टा यहाँ पर होता है. और इसको इस्तेमाल करने की आप इसे यूं ही नहीं लगा सकते बेटा, कुछ जगहें हैं जहाँ इसको पर्पसली इस्तेमाल किया जाता है. तो हम कह रहे हैं उनमें से एक केस ये बन रही है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफ आप ना लगाए तो वहां आप पार्शियल इन्वर्जन लगा देंगे. शायद ये सेंटेंस में ऐसे भी लिख सकती थी कि, ध्यान से देखिएगा इसको, मैं कह रही हूं you would have enjoyed the music very much if you had been present. You would have enjoyed the music very much if you had been present. ये ऐसा हो सकता था सेंटेंस, लेकिन इसी वाक्य में से अब उसने क्या किया बेटा, उसने यहाँ पर जो इफ है उसको हटा दिया. इफ हटाते ही ये क्या हो गया, जो क्लॉज थी वो इन्वर्जन ले गई और ये हो गया had you been present, यानी कि the helping verb followed by your subject and then your main verb. now ध्यान से इसको देखिएगा बेटा, जब यहाँ पर हम इन्वर्जन की बात करते हैं ये पार्शियल इन्वर्जन है. पार्शियल मतलब वर्ब जो है वो पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सामने आया है. और थोड़े से हमारा मतलब है कि भाई सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सामने आ रहा है, मेन वर्ब अभी भी सब्जेक्ट के पीछे ही है. तो यहाँ पर ये वाला चीज़ जो है ये मुझे पता चल गया कि ये क्या इस्तेमाल में लाया जा रहा है. एंड देयरफॉर आई कैन प्रिडिक्ट माई द नेक्स्ट आंसर टू द नेक्स्ट ब्लैंक, और वो साफ मुझे दिख गया वुड हैव V3. सो वुड हैव enjoyed.
पास्ट फ्यूचर परफेक्ट और यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट। बहुत कॉमनली पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा, अक्सर पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो यूजुअल तरीका है ना इस वाक्य को लिखने का, इफ लगा के, वो नहीं लगा रहा है वो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम, द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो बेटा ये साफ है कि ये अंदर जो है वो टेंस चेंज होने के बाद, ये क्योंकि आपको दिख रहा है इनडायरेक्ट स्पीच है तो ये बिल्कुल सेम ही है, अभी जैसी है ये शायद ओरिजिनली डायरेक्ट स्पीच में भी ऐसी ही रही होगी। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और हम कहते हैं कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो बेटा टेंस में कोई चेंजेस नहीं की जाती, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। सो मोहन सेज यू व्हेन यू विल रिमूव दैट, आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास शुरू होते ही आप बोलेंगे द टीचर इज नॉट एट होम। सो बेटा ए इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन शुरू करना, वी से टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज व्हाई हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन्स अगेन टुडे। इंटेरोगेटिव है बेटा और इंटेरोगेटिव में हम कहते हैं अगर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो आप इफ या वेदर को कंजंक्शन की तरह लगा दीजिए, लेकिन अगर ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो बेटा वही WH वर्ड जो है ये आपका कंजंक्शन की तरह बिहेव करने लगता है। ध्यान क्या देना है आपने, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन अभी इंटेरोगेटिव है लेकिन आप इसको जब चेंज करेंगे ये असर्टिव हो जाना चाहिए, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। चलिए ना देखते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इसीलिए सेट जो है वो आस्क में चेंज हो जाएगा। ए ऑप्शन तो मेरा वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। फिर कह रहा है द टीचर आस्क्ड द बॉयज व्हाई दे हैड नॉट प्रिपेयर्ड। बेटा यहाँ पे पास्ट है, अंदर की टेंस चेंज होने वाली है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, ये चेंज होके हो जाएगी, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए। पास्ट परफेक्ट मुझे दो जगह दिख रहा है, यहाँ और यहाँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कह रहा है टुडे, और हम कहते हैं कि ऐसी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम जो क्लोजनेस दिखाती है उनको डिस्टेंस में बदल देते हैं और उस वजह से ये सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसने टुडे को चेंज नहीं किया इसलिए ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। You have to choose the wrongly spelt word accommodate। ध्यान दीजिएगा ए में accommodate में डबल सी और डबल एम आता है तो ये तो बेटा सही है। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कर्नल, COLONEL, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कंडेम, CONDEMN, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ये कह रहा है भाई एक्नॉलेज, और जब आप नॉलेज को स्पेल करते हैं इट इज KNOWLEDGE। तो बेटा एक्नॉलेज इज, यहाँ पे डी मिसिंग है, एब्सोल्युटली दिस इज माय आंसर। अगला देखते हैं। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ पेनी। बेटा पेनी जो है ना वो ब्रिटेन में एक कॉइन होता है, ब्राउन कलर का एक कॉइन होता है, उसको आप कहते हैं पेनी। ये ब्रिटिश करेंसी है, इसका प्लूरल जो होता है वो पेनीज होता है, या फिर आप इसको पेन्स भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज है वो कह रहे हैं द राजपूत्स ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भाई भारत की हिस्ट्री में राजपूत जो है वो एक बहुत ही ऑनर्ड पोजीशन जो है वो है, सम्मानित जो है जगह उनको मिली हुई है। आगे कह रहा है देवर अ वॉर लाइक पीपल, प्राउड एंड पेट्रियाटिक एंड देवर, बिल्कुल आप अभी भी आप जानते हैं राजपूत आर फेमस फॉर देयर बैटल टेक्निक्स। सो आगे कह रहा है प्राउड एंड पेट्रियाटिक एंड देवर वेरी प्राउड ऑफ देयर दोज लाइक क्वालिटीज, जो उनके अंदर वो जो लड़ने की जो क्वालिटीज थी उसको लेकर वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं। दे वर वेरी पेट्रियाटिक, they were jealous of their honor and they would lay down their lives to uphold it। और वो अपनी ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा किसी से भी लड़ जाते थे। they loved their homes and fought bravely to defend the honor of their women folk। और वो अपनी जो women folk है उनको भी प्रोटेक्ट करते थे। nothing would tame their spirits, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि उनको पालतू बना सके या उनके जो जज्बा है उसको दबा सके। perils only called forth their courage and poverty only increased their power of resistance। perils का मतलब होता है great danger, और हम कह रहे हैं जितनी मुसीबत उन पे आती थी उसकी वजह से सिर्फ उनके अंदर जो हिम्मत है वो बढ़ती थी, और जो अगर गरीबी, जब भी उन पे गरीबी आई तो हमेशा क्या हुआ बेटा, उनकी जो लड़ने की क्षमता थी वो और बढ़ गई। none could fight like them, their motto was better death than dishonor। ठीक,
कि भाई बेइज्जती हो, इससे बेहतर है कि आप लड़के मर जाए अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करते करते। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ओपनिंग लाइन शायद भारत की हिस्ट्री, वो राजपूत के बारे में इन जनरल नहीं बोल रहा है, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ले जाकर उसने बोला है। एंड देयरफॉर आई गेस द प्राइड ऑफ राजपूत, ठीक है, पॉसिबल है। फिर कह रहा है राजपूत एंड देयर सैक्रिफाइसेस, उनके सैक्रिफाइस की बात नहीं की गई है। द राइज एंड फॉल ऑफ द राजपूत, डेफिनेटली नॉट, इसकी भी कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है। फिर कह रहा है राजपूत द स्पिरिटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उससे बेस्ट जो मुझे आंसर यहाँ पर लग रहा है वो है आपका डी, डेफिनेटली इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में स्पिरिटेड हीरोज उसने कहा, तो ये जो आपका प्राइड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्राउड इन द पैसेज। प्राउड का ऑपोजिट क्या होगा? तो प्राउड का ऑपोजिट होता है बेटा हम्बल। हम्बल मीन्स समबडी हु इज वेरी डाउन टू अर्थ। काइंड का मतलब कुछ और होता है, काइंड मीन्स दयालु। कर्टियस मीन्स बहुत तमीज, जिसमें बहुत तहजीब हो ऐसा व्यक्ति। एंड कावर्डली मीन्स डरपोक, एंड देयरफॉर ऑपोजिट इसका प्राउड का हम्बल हो जाता है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं द एक्सप्रेशन टेम देयर स्पिरिट्स इन द पैसेज मीन्स, मैंने अभी आपको बताया नथिंग वुड टेम देयर स्पिरिट्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उनके जज्बे को हिला सके, दबा सके, उनको डरा सके। एंड देयरफॉर द एक्सप्रेशन टेम देयर स्पिरिट, इट मीन्स सप्रेस देयर एम्बिशंस। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इनमें से जो है वो सही नहीं है, नहीं है बेटा, ये ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है राजपूत अचीव्ड एमिनेंस इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर ग्रेट ब्रेवरी। ये तो बिल्कुल सत्य है, पूरे पैसेज में यही कहा है उन्होंने। दे वर होमली पीपल एंड वुड फाइट फॉर अपहोल्डिंग विमेन्स ऑनर। डेफिनेटली ये रही वो लाइन, दे वुड डिफेंड देयर विमेन्स ऑनर। इन मोमेंट्स ऑफ डेंजर दे वुड एग्जिबिट ग्रेट करेज। बिल्कुल सही, पेरिल्स ओनली कॉल फॉर देयर करेज, ये लाइन यहाँ पर है। और फिर कह रहे हैं दे कुड नॉट हाउएवर फेस द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी। ये बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि इसी के आगे उसने कंटिन्यू किया है कि एंड पॉवर्टी ओनली इंक्रीज्ड देयर पावर ऑफ रेजिस्टेंस। गरीबी और उनकी लड़ने की क्षमता को बढ़ाती गई। तो बेटा इसमें डी इनकरेक्ट हो गया। चलिए, we'll come back tomorrow and we'll solve another paper. Till then, keep working hard, keep practicing बेटा। Thank you. जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे साथ दून डिफेंस एकेडमी के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों तो हम सॉल्व कर रहे थे अग्निवीर के ऑनलाइन सेट्स। आज था आपका चौथा सेट है, तो करते हैं मेरे साथ शुरू एक बार फिर से। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन है, ये है भाई आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 एक आदमी को नुकसान हुआ 10% का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस प्राइस पे, किस दाम पे वो आदमी इस सामान को बेचे कि उसको फायदा हो 20% का। तो देखो, अगर हम ऐसी इमेजिन करने लगे ना किसी सामान का, ऐसी अगर हम इमेजिन करने लगे, भूल जाओ अभी के लिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा मेथड लगाऊं। देखो सिंपल सा एक चीज सोचो, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की खरीदी मैंने, ठीक है, कोई चीज अगर मैंने 100 रुपए की खरीदी और मैं बोलूं मुझे 10% का नुकसान हो रहा है, तो भाई इसका मतलब मैंने वो चीज बेची कितने रुपए की होगी? 90 रुपए की बेची होगी, तभी 10% का नुकसान होगा। और यदि मैं बोलूं ये जो चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी थी ना, उस चीज को मैंने ऐसे या इस दाम पे बेचा कि मुझे 20% का फायदा होगा, तो भाई इस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि मुझे 20% का फायदा हो रहा है, तो भाई सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 120 रुपीज होनी चाहिए। यहां तक सारे समझ गए होंगे कि ये बस एक इमेजिनेशन थी मेरी कि मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, अगर मैं बोलूं 10% का नुकसान हो तो मैंने पक्का हो 90 रुपए में बेची होगी भाई। और यदि मैं बोलूं कि नहीं मुझे तो 20% का फायदा हो रहा था बेचने पे, तो इसका मतलब मैंने वो चीज कितने रुपए में बेची होगी? 120 रुपए में बेची होगी। यहां तक अगर सारे पहुंच गए तो देखो अब फिर से हमारा वही हिट फॉर्मूला, असली वाली अपॉन नकली वाली गुणा काम वाली। ये क्या कहता था भाई कि यदि असली में देखो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है आपको इस क्वेश्चन में? 240, और वो कह क्या रहा है कि मुझे इस 240 रुपए में बेचने पे इस सामान को कितने रुपए का नुकसान हुआ? 10% का। इसका मतलब नकली में ये कौन सी सेलिंग प्राइस होगी? देखो 90। असली में 240 है जो चीज, नकली में कितनी है? 90 है, गुणा काम वाली। यदि आपको पूछा होता भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालो इस सामान का, इस वस्तु का, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम काम वाली की जगह पे रख देते हैं यहाँ पे 100, लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस तो निकालना ही नहीं है। आपको निकालना क्या है यहाँ पे? वो सेलिंग प्राइस जिस सेलिंग प्राइस पे इस वस्तु को बेचा जाए ताकि हमको 20% का फायदा हो। तो काम वाली की जगह पे हम रखेंगे 120। आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 320 रुपीज। ठीक है, ये था आपका पहला सवाल है। ये आपका अगला सवाल भाई।
सक्सेसिव, एक के बाद एक 3 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पे किसी चीज पे, ठीक है। पहला जो डिस्काउंट दिया वो 10 रुपए का दिया, दूसरा 10% का दिया, दूसरा डिस्काउंट जो दिया गया वो 20% का था, और जो तीसरा डिस्काउंट दिया गया उसके बाद वो 25% का। अच्छा ऐसा क्यों होता होगा पता है? जैसे मैं दुकानदार को बोल दूं भाई 10 और 20, 30 और 20, 50 और 5, 55%, ठीक है। सोचो जैसे दुकानदार कोई चीज़ मुझे बोल देता है यार ये 1000 रुपये की है, ठीक है, मैं बोलता हूँ नहीं मुझे 55% का डिस्काउंट दे, इसका मतलब 550 रुपये का डिस्काउंट देगा 1000 रुपये मुझे ना, तो वो सामान दुकानदार को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा? 450 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में देख लो दुकानदार को फायदा कम होगा, लेकिन अगर वो यही डिस्काउंट तोड़ के देगा ना, तो अभी देखो क्या होगा। मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है डिस्काउंट, इतना तो होप आप सभी को पता ही होगा पहले से। अगर देखो मार्क्ड प्राइस बोले आप किसी चीज़ का 1000 रुपये, मार्क्ड प्राइस मतलब जो डब्बे के बाहर चिट लगा होता है कि इतने रुपए का ये सामान है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप कैलकुलेट करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हम देते हैं किस पे? मार्क्ड प्राइस पे। अच्छा अगर किसी चीज़ का मार्क्ड प्राइस था आपका 1000 रुपये, पहला डिस्काउंट दिया उसने 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए भाई? 10% का डिस्काउंट देने के बाद 900 रुपये होना चाहिए। इस 1000 का 10% माइनस होगा ना उसमें से, डिस्काउंट था भाई क्योंकि वो 900 रुपये में बिकेगा सामान। अब कस्टमर ने जिद करी, बार्गेनिंग करी उससे, नहीं 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 मुझे 20% का डिस्काउंट और चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो अब इस 900 पे 20% का डिस्काउंट देगा दुकानदार, ठीक है। अगर तो इस 900 का 20% कितना होगा? 10% 90 हो जाएगा, तो 20% 180 भाई। 900 में से 180 और माइनस करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस? अब 720 रुपीज़, ठीक है। कस्टमर अभी भी और जिद करने लगा, नहीं मुझे तो 25% का डिस्काउंट और चाहिए भाई। चलो दुकानदार अगर मान गया ये डिस्काउंट देने के लिए, तो देखो अब तीसरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इस 720 का 25% की छूट देगा ना इस पे, तो इसका 25% होता है आपका 180। 720 में से 180 गया अगर, तो कितना बचेगा आपका? 0 12 में 4 540। तो अब ये सामान कितने में बिक रहा है? देखो 1000 रुपये का सामान था, 540 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया यहाँ पे कि टोटल प्राइस कितने प्रतिशत घटेगा अगर ये 3 डिस्काउंट दी थे। तो देखो कितने रुपए प्राइस घट गया अब हमारा? 460 रुपए। 1000 रुपये का कोई सामान मार्केट प्राइस था और अब वो 540 रुपये में बिक रहा है अगर, तो कितने रुपए प्राइस घटा आपका? 460 रुपये घटा ना। तो 460 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000? 46%। इसका मतलब सामान के प्राइस में 46% का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ये भाई आपका थर्ड क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 साल एंड 4 साल डिफर बाय 42। अच्छा जी, कोई प्रिंसिपल अमाउंट था और उस पे ना 3 साल और 4 साल के साधारण ब्याज का अंतर दे रखा आपको 42 रुपये, और ब्याज दर बोली गई है यहाँ पे 5% है ना। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं कि यार अगर हम बोले प्रिंसिपल था मेरे पास 100 रुपये है, ब्याज रेट परसेंट दे रखा आपको 5%। अब अगर पहले साल का ब्याज था मेरा I1, तो पहले साल 1 साल में कितने रुपए ब्याज लगेगा भाई? 5 रुपये। 100 रुपये का 5% 5 रुपये। तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर रहता था। इसका मतलब क्या है? 3 साल का ब्याज कितना होगा मेरा? 3I1 होगा, ठीक है। और 4 साल का ब्याज क्या होगा? 4I1 होगा। अब 1 साल का ब्याज अगर I1 है तो 2 साल का क्या होगा? 2I1 हो जाएगा, 3 साल का 3I1 हो जाएगा, 4 साल का 4I1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर रहता है भाई, ठीक है। तो इन दोनों 3I1 और 4I1, 3 साल और 4 साल के ब्याज में अंतर दे रखा आपको कितना भाई? 42 रुपये, है ना। अच्छा जी, लेकिन ये असली में अंतर दे रखा है। ये यहाँ पे प्रिंसिपल 100 रुपये थोड़ी रहा होगा उसका, वो तो हमको निकालना है ना। ये हमने इमेजिन करा है, नकली में सब कुछ है। अब देखो इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा? 5 × 3 15, 3I1 है ना। और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? 5 × 4 20। कितने का अंतर आया? देखो 5 का अंतर आया ना यहाँ पे। अच्छा जी, असली में हमको अंतर कितना दे रखा? देखो 42 का। नकली में अंतर आया आपका 5 का। तो गुणा काम वाली आपको निकालना क्या है? आपको निकालना प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? काम वाली के ऊपर 100 रख दो भाई, 840 रुपये। यह आपका आंसर। एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2। अच्छा, ए और बी की इनकम का रेशियो देखना है यहाँ पे। देखो ये ए है, अगर ये बी है, इनकम का रेशियो क्या दे रखा है आपको? 3:2। अब एक बात पे गौर करना जरा सा, ये वाली कंडीशन हमेशा अभी काम है। जैसे हम बोले ना इनकम बराबर क्या होता है हमारा पता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
व्यय प्लस बचत, आय बराबर व्यय प्लस बचत। ठीक है, अब हुआ क्या कि दोनों ने प्रत्येक वर्ष ना 1000 रुपए बचाए, किसने, ए और बी ने। अगर तो यार अब देखो, अगर मैं यहां पे ऐसे करने लगूं इनकम माइनस सेविंग, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना। देखो, और उनके एक्सपेंडिचर का हमको पहले से रेशियो पता है। अब देखो, अगर मैं ऐसे लिखने लगूं 3x और 2x की इनकम थी अगर इनकी, तो 3x माइनस एक्सपेंडिचर या सेविंग करूं मैं, यहाँ देखो है 3x माइनस सेविंग ऑफ ए अपॉन बी की इनकम कितनी थी आपकी, 5x थी, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा भाई, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर ही तो आ रहा है। देखो, तो ये जो चीज ऊपर लिखी है हमने, ये क्या आ गया आपका, ए का एक्सपेंडिचर आ गया। ये जो चीज मैं नीचे लिख रहा हूं वो क्या है, देखो 2x माइनस 1000। भाई बी ने 2x रुपए कमाए थे, 1000 रुपए वो बचा रहा है अगर, तो खर्च कितने कर रहा होगा, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, फिर से वही बात। अब देखो ये नीचे वाली चीज क्या होगी, इसका मतलब बी का एक्सपेंडिचर हो गया ना आपका, तो ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो हमको उतने देर रखा था कहीं, देखो 5:, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपका, यहां से सब कुछ आ जाएगा आपको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9x माइनस 3000 बराबर 10x माइनस 5000। ठीक है भाई, 2000 इज इक्वल टू एक्स, आई एक्स की वैल्यू। अब जब x की वैल्यू आ गई तो आपसे जो भी पूछा आप निकाल सकते हैं। क्या पूछा यहाँ पे, द एनुअल इनकम ऑफ ए इज, ए की सालाना आय निकालिए, ए की सालाना आय तो ये थी भाई 3x, तो x की वैल्यू आई आपकी 2000, 3x इक्वल टू 6000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। अब क्या पूछा है पे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी कह रहा है किसी काम को मिलके 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर इसको हम ऐसे लिखें मैथ्स की भाषा में तो कैसे लिखेंगे भाई, ए और बी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको बोला बी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। बी अगर अकेले काम करे ना तो इसी काम को वो कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। ठीक, तो पहली बात देखो, ए और बी ने भी वही काम किया है जो बी ने अकेले किया है। ठीक है भाई, तो यार टोटल काम हम कितना कंसीडर कर सकते हैं कि टोटल काम कितना रहा होगा, तो इन दोनों नंबर का कोई कॉमन मल्टीपल ले लो तो मैं बोलता हूँ चलो टोटल काम यार 36 रहा होगा अगर, तो इसका मतलब क्या, देखो ए और बी मिला के 12 दिन में कर रहे हैं 36 काम खत्म, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 3 कर रहे होंगे, तभी तो 12 दिन में 36 काम होगा, है नहीं है। अच्छा जी, बी अकेले 36 दिन में 36 काम कर रहे हैं, इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम गौर करें, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, बी अकेले एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1, बी अकेले एक दिन में 1 काम कर रहे हैं ना, और इन दोनों को जोड़ के 3 आ रहा है, इसका मतलब ए अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा होगा भाई, 2 काम कर रहे होंगे, ये मानते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द सेम वर्क। ये कह रहा है हमको कि ए अकेले काम करता है अगर, तो ए सारा का सारा काम कितने दिन में खत्म करेगा भाई, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है, अभी निकाला हमने, है कि नहीं है। अब ए जब एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 36 काम कितने दिन में करेगा भाई, 18 दिन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है? हमसे कह रहे हैं यहाँ पे कि एक एरोप्लेन एक सर्टेन डिस्टेंस को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे में कवर करता है। ठीक है भाई, स्पीड आपको दे रखी है यहाँ पे एरोप्लेन की 240 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा है आपको 5 घंटे, इसका मतलब कितनी दूरी चला होगा 5 घंटे में एरोप्लेन भाई, 24 पंजे 120, 1200, तो टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी यहाँ पे 1200 किलोमीटर है। अब क्या कह रहा है आपसे, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन आवर, क्या है, समान दूरी, अच्छा इतने घंटे में तय करने के लिए एरोप्लेन की स्पीड क्या होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो टाइम हमको यहाँ पे दे रखा है कितना, 3, 1 2/3 घंटे, मतलब 5 कम 5 और 3 कम 3 और 2 5/3 घंटे, 5/3 आवर्स में हमको ये दूरी तय करानी है अगर, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए ये पूछा जा रहा है आपसे ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1200 अपॉन 5/3, मतलब 5 × 3 ऐसे लिख सकते हैं हम, 240 × 3 720 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा इस केस में, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ना बार बार रिपीट होता है, ये शायद किसी और सेट में भी दिखा था।
In an election between two candidates, 68 votes were declared invalid. अच्छा जी, यहाँ पे ना दो कैंडिडेट कह रहा है, इलेक्शन हो रहा है और दो कैंडिडेट है इलेक्शन में, ठीक है, ए और बी। अगर अभी कह रहा है कि 68 वोट अगर इनवैलिड हुए, इसका मतलब क्या है, ये 68 वोट हमारे काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे, जब वोट्स गिने जाएंगे ना उन वोट्स में काउंट नहीं होंगे। लेकिन याद रखें, ये 68 जो वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, जिन 68 लोगों ने ये 68 वोट दिए हैं वो लोग वोट देने आए थे और उन लोगों ने वोट दिया भी है, बस वो वोट खराब हो गया है, इसका मतलब काउंटिंग में काउंट नहीं होगा, बाकी दिया गया था ये वोट भी है। तो यहाँ पे हम साइड में पहले लिख देते हैं, चलो इनवैलिड वोट्स कितने हैं आपके, 68 है। अगर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा जाए कि कितने वोट्स पड़े थे, तो ये 68 भी काउंट होंगे उनमें, याद रखना, ठीक है। अब हुआ क्या, दो कैंडिडेट थे आपके ए और बी, अगर 68 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। अब हमसे कहा जा रहा है कि द विनिंग कैंडिडेट स्कोर्ड 52% वोट। चलो हम बोलते हैं ये विनिंग कैंडिडेट है ए और ये लूजिंग कैंडिडेट है, तो यार टोटल वैलिड वोट्स का 52% वोट किसको मिला है, ए को मिला है। तो भाई बी को नॉर्मल सी बात है, टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट वोट मिलेंगे, 48% वोट, तभी तो टोटल 100% वैलिड वोट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमसे कहा जा रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट था वो असली में कितने वोट से जीता, देखो 98 वोट से, दिख रहा है ना कि जीता तो यही है, पक्का दिख रहा है यहाँ से भी भाई। असली में कितने वोट से जीता है, वो 98 वोट से। नकली में कितने वोट से जीता है भाई, 4 वोट से, असली वाली और नकली वाली। यहां तक हो गया गुणा काम वाली। अगर हम काम वाली की जगह पे देखो 52 और 48 100 रख दे टोटल, तो ये 100 पता है क्या आ जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो काउंट होंगे असली में, ठीक है। तो देखो 25 इंटू 98 मतलब 980 और 490, 0 9 8 16 और 9 25 25 2 9 2022 और 2450। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2450 तो हमारे आगे टोटल वैलिड वोट्स जिनको हमने काउंट किया है, ठीक है, कि ए और बी में कितने वोट्स बटे, ये टोटल 2450 वोट्स बटे ए और बी में, ठीक है। अच्छा जी, अब हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड आर, लेकिन हमसे वो पूछ क्या रहा है कि टोटल वोट दिए कितने गए या टोटल कितने वोट पड़े थे इलेक्शन में। तो देखो जो ये इनवैलिड वोट्स है ना, पड़े तो ये वाले भी होंगे, बस वो खराब हो गए, है कि नहीं है। तो हमको उस 2450 में ये 68 भी ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, टोटल 2518 लोग या फिर टोटल 2518 वोट्स पड़े होंगे यहाँ पे, या ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल 2518 लोग वोट देने आए थे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये भाई अगला सवाल आपका एवरेज का। एवरेज में सवाल अगर आएगा ना जैसे, तो तैयार रहना है पहले से कि आपको क्रिकेटर बैट्समैन वाला ही सवाल मिलेगा ज्यादातर केसेस में। देखो ये क्या कह रहा है, एक बैट्समैन ने ना 78 रन बनाए अपनी 19वीं इनिंग में, ठीक है, जिस वजह से हुआ क्या, उसका एवरेज 2 रन से घट गया। इसका मतलब क्या है, इससे पहले जो 18 इनिंग उसने खेली है ना, उसमें उन 18 के 18 इनिंग्स में पक्का उसने 78 से ज़्यादा रन बनाए होंगे, है ना। तभी तो हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरेज कम हो गया। एवरेज कम होता है कब होता है किसी बल्लेबाज का भाई, जब वो बहुत कम रन बनाए या फिर शून्य पे आउट हो जाए अपने नॉर्मल डेज से, है कि नहीं है। जैसे मैं बोलूँ विराट कोहली वैसे तो यार बहुत सेंचुरीज मारता था 2018, 19, 20 तक, इसलिए उसका एवरेज हमेशा वनडे क्रिकेट में ना 50-55 रन से ऊपर ही रहता था। अब 2019-20 के बाद से हुआ गया, वो सेंचुरी तो मार नहीं पा रहा ज़्यादा, तो इस वजह से अब उसका एवरेज क्या हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके 50 रन से भी नीचे आने लग गया है। तो एवरेज नीचे कब आता है बैट्समैन का, इस हिसाब से देखा जाए अगर, तो जब वो कम रन बनाए अपने नॉर्मल डेज के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इस कंडीशन को ऐसे लिखे ना कि उस बल्लेबाज की अगर 19वीं इनिंग में बनाया उसने 78 रन, तो 19वीं इनिंग से पहले की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इनिंग्स थी उसकी 18 टोटल जो उसने खेली होंगी, और उन 18 इनिंग्स का अगर मैं एवरेज बोलने लगूँ एक्स, तो भाई टोटल इन 18 इनिंग्स में उसने टोटल कितना रन बना गए होंगे, 18 इंटू एक्स 18x भाई। अब हुआ क्या, इनिंग्स हो गई 19 इनिंग आ गई, देखो 19 इनिंग में उसने 78 रन बनाए ना। अब इस 78 रन के बनाने से हुआ क्या भाई, उसके एवरेज में 2 रन की गिरावट आई है, ऐसा कह रहा है वो। तो एवरेज पहले x था, तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। तो अब अगर मैं टोटल रन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 19x माइनस 38। अच्छा जी, 18 इनिंग्स के टोटल रन ये हैं और 19 इनिंग के टोटल रन ये हैं। ये दो अलग अलग टोटल आपको दिख रहे हैं ना। इस टोटल से इस टोटल पे जंप कैसे किया उसने, जब उसने 19वीं इनिंग में कितने रन बनाए, 78 रन बनाए। इसका मतलब क्या, अगर मैं 18 इनिंग का टोटल जो 18x था ना, उसमें 78 रन और जोड़ दूं, तो क्या ये 19 इनिंग के टोटल के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 19x माइनस 38। ये बात समझ गए होंगे सारे अगर। तो अब देखो x एक साइड कर दो और
कांस्टेंट टर्म से एक साइड कर दो अगर, तो 78 और 38 कितना जाएगा, 8 इधर जाएगा, 8 8 16 की 6 हासिल बची, 1 मिनट 10 116 बराबर आ गई यहाँ से x की वैल्यू। और x हमारा था क्या, 18 इनिंग्स का एवरेज स्कोर था। हमसे पूछा गया है एवरेज स्कोर निकालो, लेकिन 19 इनिंग के बाद, कि 19 इनिंग खेलना या 19 इनिंग पूरी होने के बाद उसका एवरेज कितना हो गया होगा। तो भाई 2 रन से गिरावट आई, तो 2 रन की गिरावट आई थी ना एवरेज में, x - 2, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 114। अगर आपको पूछा गया होता कि 18 इनिंग्स का एवरेज कितना था वो बताओ, तो उस केस में आपका आंसर हो जाता है 116। ठीक है, यह भाई आपका अगला सवाल, नंबर पजल देखो तो जरा, 9 13 22 क्वेश्चन मार्क। कैसे लिखा हुआ है इसने, 9 13 22 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से जल्दी, जितने भी जल्दी हो सके हमको पैटर्न पकड़ने की कोशिश करनी है इस टाइप के सवालों में। अगर 20 25 30 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है पैटर्न पकड़ने में, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि क्वेश्चन स्किप करके पहले बाकी के क्वेश्चन खत्म करें। ठीक है, एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना पेपर नहीं छोड़ना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 13 9 22। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं 4 का स्क्वायर लिखने लगूँ तो 16, 22 और 16 कितना होता है आपका, 38 है ऑप्शन में। जी हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाँच 16 51 158 क्या आएगा भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे, फटाफट सॉल्व करो अपनी अपनी कॉपी में। 5 16 51 158। पैटर्न को देखे तो यहाँ पे जोड़ने से ज़्यादा कन्वीनियंट क्या लग रहा है हमको, मल्टीप्लाई करना। देखो 5 3 15, उसके बाद 16 3 48, मतलब मल्टीप्लाई करने के आसपास जा रहा है ना। देखो इंटू 3 करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 15 + 1 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 16 × 3 होता है आपका 48 + 3 हो रहा है यहाँ पे। 51 × 3 होता है आपका 153 + 5 158। मतलब क्या हो रहा है, देखो इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 3 इंटू 3 + 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला, इंटू 3 + 1 और 2 3 3 और 2 5, तो अगला क्या आ जाएगा यहाँ पे +7 आ जाएगा ना। तो 158 × 3 करेंगे अगर, 3 8 24 4 हासिल 2 3 5 15 16 के साथ हासिल बची 1 3 और 1 474 + 7 कितना आ जाएगा, 481। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। विषम शब्द की पहचान करें, क्या कौन सा होगा इसमें सबसे ऑड, स्किन लंग्स हार्ट एंड किडनी। भाई देखो लंग्स हार्ट किडनी, ये जो ऑप्शन बी सी और डी दिख रहा है ना हमको, सारे के सारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, है कि नहीं है, शरीर के अंदर है। लेकिन जो हमारी स्किन है वो कहाँ है भाई, बाहर है ना। तो सबसे ऑड तो यही लग रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। है अच्छा जी, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधा कोड लिख देना पहले। कैट = 3120 कह रहा है, हमको निकालना है नवीन। क्या क्या होगा इसने भाई, CAT, सिंपल कर दिया उसने। कैट हमारा तीसरा अल्फाबेट है, ए आपका पहला अल्फाबेट है अगर नंबर के हिसाब से देखें ना, टी आपका 20वां अल्फाबेट है नंबर के हिसाब से। तो 3120 ने आप वैसे ही लिख दिया, सीधे नंबर्स लिख दिए, उनसे करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख दिया अल्फाबेट्स के ना। तो एन का क्या हो जाएगा, देखो 14वें नंबर पे आता है एन, ए आता है आपका पहले नंबर पे, वी आता है आपका 22वें नंबर पे, आई आता है आपका 9वें नंबर पे, एन आता है फिर से आपके 14वें नंबर पे, VTUV ना। तो 14 122 914, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। Venn diagram. Find out which of the diagram are given in the alternative correctly represent the relationship stated in the question. सवाल में जो आपको ये 3 वर्ड दिए गए हैं ना, माउंटेन, फॉरेस्ट और अर्थ, इनके बीच में सही सबसे सही संबंध इन सब में से कौन सा ऑल्टरनेटिव दिखा रहा है आपको। देखो भाई, माउंटेन और फॉरेस्ट दोनों के दोनों हमारे अर्थ के अंदर ही तो है। तो हम अर्थ का सर्कल हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अब
माउंटेन और फॉरेस्ट यहाँ अंदर आना है, ये बात तो तय है पहले से। तो देखो ऑप्शन ए और बी में ही ऐसा दिख रहा है हमको, जहाँ पे एक बड़े सर्कल के अंदर दो छोटे सर्कल हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन सी और डी को पहले ही एलिमिनेट कर दें, अब देखो इन दोनों में से एक आपका सही आंसर होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, अर्थ के अंदर आपके माउंटेन और फॉरेस्ट तो आगे वो बात सही, लेकिन कुछ कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होंगे जो फॉरेस्ट के अंदर आएंगे, है कि नहीं है। कुछ कुछ पहाड़ ऐसे भी तो होंगे यार जो जंगलों में आते होंगे, है कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला फिगर भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन और फॉरेस्ट के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिखा रहे, दोनों दूर दूर हैं एक दूसरे से। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना आप ही, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कुछ कुछ पहाड़ ऐसे भी होंगे जो जंगल के बीच में आएंगे भाई, ठीक। फाइंड स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। देखो स्ट्रेट लाइन जब भी काउंट करने को है ना, ये थोड़ा सा अलग है आपका किससे, ट्रायंगल काउंट करने से या स्क्वायर काउंट करने से, है। क्योंकि स्क्वायर और ट्रायंगल में तो आप कंप्लीट फिगर दे सकते, स्ट्रेट लाइन में सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैं आपको यही बोलूंगा कि सीधे सीधे उस फिगर को आप अपने हिसाब से एक बार रफ में बनाने की कोशिश करो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा, 1 2 3 4 लाइनें तो ये दिख गई हमको जब उसने ये वाला रेक्टेंगल बनाया होगा, ठीक है। अब देखो 2 डायगोनल है शायद, हाँ 2 डायगोनल है अगर रेक्टेंगल के अंदर, तो 1 2 4 लाइनें बाहर थी और 2 लाइनें हो गई, 6 लाइनें हो गई, यहाँ तक पहुंच गई। अब देखो है 6 लाइनें तो यहाँ पे दिख गई हमको, 1 2 3 4 5 ही डायगोनल, छठवां ही वाला 6 लाइनें ही हो गई, 7 8 9 10, कहां तक पहुंच गए हम, 10 लाइन्स तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखो भाई एक लाइन ये बीच वाली देखो सीधा इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है पूरी की पूरी, ये कितनी लाइन हो गई, 11, ठीक है। अब क्या बचा देखो, ये वाली लाइन बची बस 2, है ना। तो कहां से बन रही है, यहां से 12, यहां 13, कितनी हो गई टोटल लाइंस, 13। ऐसे यहीं गिनने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप ऐसे 1 2 3 तो आप ना इनको छोटी लाइंस को भी पर्टिकुलर लाइंस ना गिन लें फिर, ठीक है। तो ये वाली गलती हो सकती है, अगर आप यहीं से गिने तो उसको तोड़ के खुद बनाने की कोशिश करो। आप जितनी बार लाइनें खींच रहे हो उतनी लाइनें होंगी भाई। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने को कह रहा है आपको, है। बटरफ्लाई, बटर, बटलर, बुचर, बटन एंड बटर। सबसे पहले BUT 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 सब में है, ठीक है। BUT के बाद अगला C, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 3rd 3 से कौन कौन सा शुरू हो रहा है आपका, A और C, तो B और D तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये वाला आ गया आपका है BUTC BUTL, ऑप्शन नंबर 2। C के बाद सबसे क्लोजेस्ट कौन सा आ रहा है भाई, L आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। 3 2 3 2 3 2 3 2 किस में आ रहा है आपका, यहीं पे आपका आंसर मिल गया, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। रैंकिंग इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रंस, P is 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड Q is 9th फ्रॉम द राइट, ठीक है। एक रो में 40 बच्चे बैठे हुए, ठीक है। अगर हम ऐसा बोले कि जो P है ना, P बाईं तरफ से क्या कह रहा है, P is 13th फ्रॉम द लेफ्ट, इधर से 13th है यार, तो टोटल 40 बच्चे बैठे, तो P की रैंक ना हम इस तरफ से ही बता सकते हैं, पता है। अब टोटल अगर 40 है, इधर से P 13वां है, तो टोटल 40 + 1 41 में से हम 13 माइनस करेंगे तो क्या 3 गया 8, 3 में से 2, इस तरफ से देखा जाएगा तो P की रैंक हो जाएगी 28, ठीक है। और आगे क्या बोला है, Q is 9th फ्रॉम द राइट एंड, इधर से देखते हुए Q क्या है आपका 9th है भाई। अब देखो P की रैंक भी हमको राइट हैंड साइड से पता चल गई 28वीं है, और Q की रैंक हमको दे ही रखी है उधर से 9वीं है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है वो, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में कितने बच्चे होंगे, ये Q था है। इफ R इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ Q, R क्या है, Q के बाएं से चौथा है, तो Q के बायां मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये यहाँ पे बैठा हुआ आपका कौन, R, ठीक है। अब देखो ये 9वां था, अगर तो इधर से ही अगर मैं गिनते हुए चलूं ना, तो R की पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो 10 11 12 13, 13th फ्रॉम द राइट एंड। अब अगर इधर से ही आप गिनती करना चालू करो तो देखो 13वां है आपका कौन, R, 28वां है आपका कौन,
पी, और आपसे पूछा क्या जा रहा है पी और आर के बीच में कितने बच्चे। तो देखो 13 और 15 28, इसका मतलब 13 में 15 बच्चे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15वां जब मैं गिनूंगा तब जाके पी पे पहुंचूंगा। इसका मतलब 13 और 15 हुआ आपका 28। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा हुआ कि पी और आर के बीच में कितने होंगे। तो देखो 13 में 15 लोग और जोड़ूंगा तब जाके पी पे पहुंचूंगा ना, कि 15 जोड़ा तब जाके आपका पी आया भाई। तो यार हमसे तो इन दोनों के बीच में पूछा हुआ ना, तो बीच में 14 लोग होंगे भाई, तभी तो बोलेंगे 15वां आपका पी होगा करके। 13 और 15 28 होता है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14 की इन दोनों के बीच में 14 लोग बैठे रहे होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। कैलेंडर, इफ 6th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर फ्रॉम सैटरडे। देखो ये आपका अगर शनिवार है, इससे 3 दिन पहले ना, 1 2 3, ये आपका 6th डे ऑफ मंथ मतलब 6 तारीख। ठीक है, अब देखो 7 8 9 तारीख को रहा होगा, इसका मतलब आपका क्या, शनिवार। आपको पूछा है व्हाट डे विल बी ऑन 21st डे ऑफ द मंथ, 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो 7 हर 7 दिन में हफ्ता रिपीट करता है भाई, है ना। तो देखो 9 और 7 16 तारीख को फिर से आपका शनिवार होगा पक्का, 16 और 7 23 तारीख को आपका फिर से सैटरडे होगा। तो आपको पूछा क्या है, 23 तारीख से 2 दिन पहले आता है ना 21st, 21 तारीख को। देखो ये आप अगर यहाँ पे लिखो 22, यहाँ पे लिखो 21, तो ये सैटरडे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फ्राइडे आ जाएगा, यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे मतलब ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पतिवार। ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग टू राहुल, सीमा सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। अच्छा जी, सीमा ने कहा कि जो राहुल है ना वो कौन है, मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो देखो अगर हम बोले ये है सीमा, हमेशा पॉइंटिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके ब्लड रिलेशन में ना, उनको स्टार्ट कहाँ से करना, उस बंदे से जो कह रहा था। यहाँ पे कह कौन रहा है आपका, सीमा, है ना। तो हमने लिख दिया सीमा अगर, ठीक है। सीमा मेल है फीमेल है अभी के लिए पता तो नहीं चल रहा है, ऐसे रहने देते, चलो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सीमा सेड ही इज सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, तो सीमा के फादर की बात हो रही है, इसका मतलब फादर होंगे तो भाई मेल ही है। ठीक है, अब सीमा पॉइंट कर रहा है या कर रही है, और सीमा ने क्या बोला कि ही इज सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन ना। तो देखो अगर हम यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे यार सीमा का एक भाई होगा, सीमा के पिताजी का ओनली सन। ठीक है, तो राहुल क्या है, इसका इकलौता बेटा है, ऐसा कहा ना हमसे। सीमा के पिताजी, अगर सीमा फीमेल है, सीमा के पिताजी का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा भाई, ये सीमा का भाई। राहुल कौन है, उसका बेटा है अगर। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या, देखो हाउ इज राहुल्स मदर रिलेटेड टू सीमा, राहुल की जो मदर है वो सीमा से कैसे संबंधित है। तो देखो राहुल के फादर की वाइफ होगी यहाँ पे राहुल की मदर। अब देखो सीमा का ये भाई था, कौन, इकलौता भाई था ना, क्योंकि पिताजी का इकलौता बेटा है अगर, तो भाई होगा सीमा का भाई। सीमा के भाई की पत्नी सीमा की क्या लगेगी, पूछा क्या है, देखो हाउ इज राहुल्स मदर, राहुल की मदर कौन होगी, ये होंगी ना। राहुल की मदर सीमा से कैसे रिलेटेड होंगी, भाई की पत्नी को क्या बोलेगी सीमा, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, भाभी। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। इंटरनेशनल जो शब्द है ना, इंटरनेशनल जो शब्द है उसके लेटर्स से इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है भाई। देखो एनुअल नहीं बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ये यू आया ना, इधर कहीं यू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। लेमिनेशन भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आया आपका एम, एम यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं बनाया जा सकता फिर से, क्योंकि यहाँ भी एम आ गया भाई, एम इसमें है ही नहीं, है ना। तो अपना आप ही आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा, इंटरनल। डाइस, 4 पोजिशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो, विच लेटर विल बी अपोजिट टू डी। देखो डाइस आपको चाहे दो, अब नॉर्मल सी बात है, कंपैरिजन करने को अगर दिया है तो हमेशा एक से ज़्यादा डाइस ही होंगी पहली बात। अब फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि वो 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे या 500 दे। ठीक है, आपको पकड़नी सिर्फ 2 ही डाइस है कंपैरिजन करने के लिए, जो आपको चारों में से मोस्ट कन्वीनियंट लगे आपकी तैयारी के हिसाब से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, मैं बोलता हूँ चलो पहले और दूसरे में देखा हमने सी डी दोनों चीज़ें सेम है यार, हमको कोई ऐसी डाइस पकड़नी है जिसमें सिर्फ एक अल्फाबेट सेम हो। ठीक है, अब देखो सी डी ई, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ भी आपका सी है और यहाँ भी आपका सी है, तो इन दोनों को पकड़ लें अगर। तो देखो जो कॉमन अल्फाबेट होता है उसको पकड़ के हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते थे ना, तो क्या हो जाएगा सी ई डी, क्लॉकवाइज मीन्स
घड़ी की दिशा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम आप सी को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने लगे तो क्या है, देखो सी बी ए, इसका मतलब क्या है, डी का अपोजिट आपका ए हो जाएगा, ई का अपोजिट आपका बी हो जाएगा। तो जब यहाँ पे सी है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट सी तो हो ही नहीं सकता ना, एक फेस दो बार कैसे आ सकता है किसी डाइस पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब एफ आ जाएगा। अब आपसे किसी का भी अपोजिट पूछ ले, सी का पूछा जाए तो एफ है, ई का पूछा जाए तो बी है, डी का पूछा जाए तो ए है। आपको किसका पूछा है यहाँ पे, व्हाट लेटर, विच लेटर विल बी अपोजिट टू डी, डी के विपरीत फलक पे कौन सा अल्फाबेट आएगा भाई, ए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है। फाइंड द मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब निकालो। अच्छा जी, मिरर इमेज लेटरली इन्वर्टेड होनी चाहिए। तो भाई ये वाला जो पोर्शन है मिरर से बिल्कुल दूर चला जाएगा ना, क्योंकि मिरर यहाँ है। तो मिरर से दूर ये वाला पोर्शन अगर देखें तो देखो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिल्कुल दोनों के दोनों ब्लैंक चाहिए हमको, है यहाँ पे हैं दोनों के दोनों ब्लैंक, यहाँ पे फिर से नहीं है, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमेशा मिरर इमेज हो गया, एम्बेडेड डायग्राम्स हो गया, या फिर हम बोल रहे हैं ये डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, या फिगर काउंटिंग वगैरह, इनमें पहले वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया करो जो बिल्कुल ही ऑप्शन में नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर चूज करना बहुत आसान पड़ जाएगा। आप देखो हमको फोकस करना है इन दोनों पे, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे पलट दूं, उसी को तो बोलेंगे इसकी मिरर इमेज, तो देखो होगा क्या, ये खाली वाला पोर्शन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, दोनों उस कंडीशन उस हिसाब से देखें तो दोनों के दोनों ठीक लग रहे हैं। अब आगे ये जब उधर गया होगा हमारा, तो यहाँ देखो एक ऊपर को एक नीचे को है, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ देखो एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे देखो एक नीचे है लेकिन दूसरा उधर को है, उधर को नहीं होना चाहिए था भाई, ऊपर नीचे होना चाहिए सीधा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। यहाँ देखो ना, एक ट्रायंगल ऊपर को है आपका, दूसरा ट्रायंगल नीचे को है, तो इमेज में भी तो वैसे ही होने चाहिए। इसमें देखो जरा, दोनों के दोनों ट्रायंगल का सिर नीचे को कर दिया उसने, है ना, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए था, ये वाला है आपका सही आंसर यहाँ पे। फिर अच्छा जी, एम्बेडेड डायग्राम का क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। जो ये क्वेश्चन फिगर है ना, जो ये क्वेश्चन आकृति है आपकी, इन चारों में से किस फिगर में छुपी हुई है भाई, देखो तो जरा, देखो इसमें तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमको एक साइड पूरा का पूरा ऐसा ट्रायंगल चाहिए और उसमें बीच में एक लाइन भी चाहिए, उसमें तो ऐसा कहीं है ही नहीं। इसमें भी नहीं है देखो, ठीक है, इसमें भी नहीं है। ये आपका सही आंसर यहाँ पे, ये देखो ये और ये वाला क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। अगला, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। ऑब्वियसली सभी को पता होगा, आपको तो यार, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे हैं। विच एनिमल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस। जीका वायरस 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। कौन से जानवर की वजह से या किस एनिमल या किस इंसेक्ट की वजह से फैलता था? मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी कौन सा मच्छर भाई, अगर पूछा जाए तो, सॉरी, एडिस मॉस्किटो है। वेर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। अच्छा, सतीश धवन स्पेस सेंटर से अगर याद ना आए तो श्रीहरिकोटा तो सुना ही होगा। जहां से हमारे इसरो के सारे स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं। कहाँ पे है ये श्रीहरिकोटा? कहाँ पे? आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्कर अवार्ड्स आर गिवन फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। इन सब में से नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है? अगर गौर किया जाए तो आपका जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। और उसके बाद वो जाति का है, देखो, कोटा राजस्थान, और साउथ में है मध्य प्रदेश से, राजस्थान कोटा में भी है भाई चंबल नदी। इसका मतलब आपका नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है इनमें से?
चंबल रिवर। विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। क्योंकि भाई ये तीनों है कि तीनों में से देखो, अगर तो यहाँ पे तो वैसे भी बता सकते हो, ना ये ग्लैंड है, ना ये ग्लैंड है, ना ये ग्लैंड है। पेनक्रियाज थोड़ी लिखा हुआ उसने, पेनक्रिएटिक पता नहीं क्या है ना। लीवर आपका सबसे बड़ी ग्लैंड हो जाएगी है। ऑन विच रिवर इज हीराकुंड डैम? हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे है भाई? महानदी पे, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका सेट नंबर 4 अग्निवीर के लिए। ठीक है, अगला सेट इसी टाइम पे आपको कल दे दिया जाएगा, तब तक अपनी तैयारी करते रहो भाई। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.